राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रमुख प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के रूप में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य प्रमुख अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के डेवलपर, निर्माता और निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर 3 नए विधेयक संसद द्वारा जल्द ही पारित किए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में कई करोड़ रुपए के कथित राशन वितरण घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में राज्य के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कथित करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चोरों के प्रति सहानुभूति रखती हैं। तृणमूल के लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने नकदी के बदले सवाल के आरोप के संबंध में लोकसभा आचार संहिता के समन का जवाब दिया है और समिति द्वारा तय की गई तारीख 31 अक्टूबर को पैनल के सामने उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की है। योगी सरकार सेफ्टी सिटी परियोजना के तहत 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार विभिन्न कदम उठा रही है। इसी के तहत महिलाओं के साथ बच्चों, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजन के लिए सेफ सिटी ऐप विकसित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राजस्थान के कुछ कांग्रेस नेताओं के परिसरों पर छापेमारी के एक दिन बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जांच एजेंसी की आलोचना की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के खिलाफ अपना हमला तेज कर दिया। इसके साथ ही तंज भरे लहजे में उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से संसदीय चुनाव तक उन्हें नहीं हटाने की मांग की। उत्तर प्रदेश में कई जिलों के आईएएस और पीसीएस अफसर बदले गए हैं। देर रात आईएएस और पीसीएस अफसरों का तबादला किया गया है। निधि बंसल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट झांसी को सीडीओ सीतापुर बनाया गया है। आईएएस अक्षत वर्मा वाराणसी के नए नगर आयुक्त बनाए गए हैं। वहीं पुलकित गर्ग को वीसी वाराणसी विकास प्राधिकरण बनाया गया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह को 10 नवंबर तक आगे की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण में प्रतिभाग करने को सुखद अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की तेजी से बदलती हुई दुनिया में ये आयोजन करोड़ों लोगों का भाग्य बदलने की क्षमता रखता है। आज हर दिन टेक्नोलॉजी में तेजी से होते परिवर्तन के कारण हम कहते हैं भविष्य यहीं और अभी है। पीएम मोदी ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी युवा पीढ़ी देश के भविष्य का नेतृत्व कर रही है, हमारी टेक रेवोल्यूशन को लीड कर रही है। मंच पर उपस्थित केंद्र सरकार में मेरे साथी, मोबाइल और टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े सभी महानुभाव, सम्मानित अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इस 7वें एडिशन में आप सबके बीच आना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। 21वीं सदी की तेजी से बदलती हुई दुनिया में ये आयोजन करोड़ों लोगों का भाग्य बदलने की क्षमता रखता है। एक समय था जब हम फ्यूचर की बात करते थे तो उसका अर्थ अगला दशक या 20-30 साल बाद का समय या फिर अगली शताब्दी होता था। लेकिन आज हर दिन टेक्नोलॉजी में तेजी से होते परिवर्तन के कारण हम कहते हैं द फ्यूचर इज हियर एंड नाउ। अभी कुछ मिनट पहले मैंने यहाँ एग्जीबिशन में लगे कुछ स्टॉल्स देखे। इस एग्जीबिशन में मैंने
उसी फ्यूचर की झलक देखी, चाहे टेलीकॉम हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर कनेक्टिविटी, चाहे 6G हो, AI हो, साइबर सिक्योरिटी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, ड्रोन या स्पेस सेक्टर हो, डीप सी हो, ग्रीन टेक हो या फिर दूसरे सेक्टर्स। आने वाला समय बिल्कुल ही अलग होने जा रहा है और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी देश के भविष्य का नेतृत्व कर रही है, हमारी टेक रिवॉल्यूशन को लीड कर रही है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछले वर्ष हम यहाँ 5G रोल आउट के लिए इकट्ठा हुए थे। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद पूरी दुनिया भारत को हैरत भरी नजरों से देख रही थी। आखिर भारत में दुनिया का सबसे 5G फास्ट 5G रोल आउट हुआ था, लेकिन हम उस सफलता के बाद भी रुके नहीं। हमने 5G को भारत के हर नागरिक तक पहुंचाने का काम शुरू किया, यानी हम रोल आउट स्टेज से रीच आउट स्टेज तक पहुंचे। साथियों, 5G लॉन्च के 1 साल के भीतर ही भारत में करीब 4 लाख 5G बेस स्टेशंस बन गए हैं। इनसे देश के 97% शहरों और 80% से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है। भारत में पिछले 1 वर्ष में मीडियन मोबाइल ब्रॉडबैंड उसकी स्पीड करीब 3 गुना बढ़ गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत एक समय था 118 से हम वहां पर अटके पड़े थे, आज 43rd पोजीशन पर पहुंच गए। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ 2G के समय क्या हुआ था शायद नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। भारत के पास यंग डेमोग्राफी की ताकत है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की ताकत है। मैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के लोगों, खासकर इसके युवा सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि वह इस दिशा में आए, आगे बढ़े। मैं आपके साथ हूं। आज एक ऐसे समय में जब हम विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, थॉट लीडर्स के रूप में आगे बढ़ने का ये ट्रांजिशन पूरे सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। और मुझे विश्वास है, और ये मेरा विश्वास आप लोगों की क्षमता के कारण है, मेरा विश्वास आपके सामर्थ्य पर है, आपकी क्षमता पर है, आपके समर्पण पर है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये हम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। परेड को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 75 साल में यहां से निकले हुए IPS अधिकारियों ने देश की सुरक्षा और आंतरिक सलामती को मजबूत करने के लिए एक यशस्वी इतिहास का निर्माण किया है। आज का ये दिन मेरे सामने जो 75वीं RR के दीक्षांत परेड में खड़े हुए प्रशिक्षु है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु आज का दिन एक प्रकार से मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आचार संहिता की दिक्कतें होने के बावजूद भी आज मैंने यहाँ उपस्थित रहना ठीक समझा था। मैं आज सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप वो भाग्यशाली अफसरों में से है जो देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा तब देश की पुलिस व्यवस्था में 25 साल के बाद कहीं न कहीं टॉप पर होंगे, नेतृत्व करते होंगे और देश की आंतरिक सलामती आप सभी का हाथ होंगे। इसलिए एकेडमी की ये अमृत महोत्सव की बैच का 75वीं बैच का एक ऐतिहासिक
महत्व अपने आप में होता है। ये मौका आपको भाग्य ने दिया है, परंतु मैं जरूर चाहूंगा कि ये भाग्य ने दिए हुए मौके को आपके परिश्रम, निष्ठा, बलिदान और देश के प्रति समर्पण के कारण और ऐतिहासिक बनाएं। और जब आप देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस की नेतृत्व कर रहे होंगे, कहीं कोई केंद्रीय बलों का नेतृत्व कर रहा होगा, उस वक्त हमेशा देश को एक गुमान रहना चाहिए, अभिमान रहना चाहिए कि 75वीं आरआर के सभी प्रशिक्षुओं ने ये 25 साल में देश की आंतरिक सलामती और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब मुझे विश्वास है देश सभी क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व करता होगा, उसमें आप सभी का भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। मित्रों, सरदार पटेल ने एक एकेडमी बहुत सोच समझकर इसका नींव आगे ले जाने के लिए रखा है। आज हमारे देश भी 75वां साल आजादी का समाप्त कर कर अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। अमृत काल के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की 130 करोड़ की जनता का आह्वान किया है कि अमृत काल संकल्प लेने का समय है और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का समय है। ये 25 साल इस देश के लिए संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए है। ये 25 साल ये देश को हर क्षेत्र में दुनिया में सर्वप्रथम बनाने के लिए है। ये 25 साल देश को दुनिया में अपने उचित और गौरवपूर्ण स्थान पर प्रस्थापित करने के 25 साल है। और इस संकल्प के 25 साल अमृत काल, जिसमें राष्ट्र संपूर्ण विकसित देश तो बनेगा ही बनेगा, परंतु दुनिया का हर क्षेत्र में नेतृत्व भी करेगा, उसमें देश की आंतरिक सलामती, सरहदों की सुरक्षा और कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को संभालने का नेतृत्व आप लोगों को करना है। मैं फिर से एक बार आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए और आपके करियर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दैनंदिन आप देश की प्रगति के लिए ज्यादा से ज्यादा समर्पित हो और ड्यूटी निभाने में हमेशा अग्रसर रहे, जिससे आज ये जो बैच जा रहा है वो जब इस देश की पुलिस का नेतृत्व करता होगा 2047 में, तब आंतरिक रूप से हम संपूर्ण सुरक्षित देश को होने का गौरव दुनिया के सामने व्यक्त कर सके। मेरी बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। वंदे मातरम। नागपुर श्री आयुर्वेद महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेमिनार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च स्किल और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है और हम इसे ज्ञान का नाम देते हैं और ज्ञान का धन में परिवर्तन ही भविष्य है। उन्होंने मिलेट्स के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि मिलेट्स लेने की सबसे बड़ी वजह उसके अंदर प्रोटीन और विटामिन का होना है और लोगों को मिलेट्स के सेवन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसका उनकी उपेक्षाओं और स्वाद पर खरा उतरना बेहद जरूरी है। सबसे पहले इस देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में जिन्होंने एक प्रकार से क्रांति लाई है, ऐसे स्वर्गीय वैद्य पंडित रामनारायण जी शर्मा जी को मैं उनके स्मृति को अभिवादन करता हूं और उनके स्मृति में आज का यह चर्चा सत्र हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद आप सबको नई प्रेरणा और नई विजन देगा, ऐसा विश्वास भी व्यक्त करता हूं। जो स्त्री धान्य के बारे में, मिलेट्स के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसमें काफ़ी रिसर्च पेपर आए हैं, पर जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती है कि किसी को यश मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। जैसे आपके व्यवसाय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डायग्नोसिस, निदान। वैसे डायग्नोसिस ठीक करेंगे तो मेडिसिन उचित दे पाएंगे तो उसका उपाय मिलेगा। तो पहली बात आपको बताता हूँ, ये थ्योरी और ज्ञान ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसका व्यावहारिक जीवन में कितना रिलेवेंस है, यू नीड टू फाइंड आउट। आप कितने भी पेपर लिखोगे, आज वो इसमें आने के बाद कितने पढ़ रहे हैं, कितने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कितने फॉर्मुलेट कर रहे हो, इसका भी रिसर्च करो। ऐसे आइसोलेटेड माइक्रोस्कोपिक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी की कमी नहीं है।
क्योंकि ज्ञान, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉलेज का रिलीवेंस व्यवहारिक जीवन को अगर होगा तो सक्सेस होता है। हमारे पास इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। ये अभी G20 में जब अब सब देशों के राष्ट्रपति आए थे तब हमें एक मिलेट्स का खाना मिला था। मैं अभी उसका डिटेल मेरे पास नहीं है, मैं उसका संशोधन कर कौन कैटरर है, उसने इतनी सुंदर रेसिपी बनाई थी कि वो खाने की इच्छा हुई थी। अगर आप कल कुछ बनाओगे और वो कड़वट टेस्ट है तो वैद्य जो है वही खाएंगे, हमारे जैसे लोग नहीं खाएंगे, कॉमन मैन नहीं खाएगा। कोई भी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, उसकी टेस्ट ऐसी होनी चाहिए कि लोगों ने उसको बार बार मांगना चाहिए। पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटी एंड परसेप्शन एंड इथिक्स एंड प्रिंसिपल एंड रिसर्च, इसमें बहुत अंतर है। जीवन में यशस्वी होना है तो कैसे होना है, इसका व्यावहारिक अप्रोच चाहिए, प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए। प्रोफेशनल मीन्स प्रॉफिट मेकिंग नहीं, प्रोफेशनल मीन्स हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट, हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्मुलेट, हाउ यू आर गोइंग टू पैक। इन सब बातों को महत्व है। तुम कैसे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम कैसे दिखते हो ये महत्वपूर्ण है। अभी मिलेट्स क्यों लेना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स है, विटामिन्स है। अब प्रॉब्लम ये है कि जितने मिलेट्स है उसका रेसिपी कैसे होगी, और जब तक रेसिपी के साथ आप कितना भी बोलो, कोई आयुर्वेद हो, योग विज्ञान हो, दुनिया, मैं अभी कैरोपैथी, एस्ट्रोपैथी, न्यूरोपैथी का प्रयोग करता हूँ। चमत्कार करना होगा तो यू नीड अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट विद द अप्रोप्रिएट उसकी टेस्ट। और तुम कितना भी कहो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। व्यवहारिक जीवन में यशस्वी होना विथ कन्विक्शन, विथ आइडियोलॉजी, विथ आदर्शवाद, विथ कमिटमेंट्स, विथ कन्विक्शन, उसका कोई फॉर्मुलेशन होता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ रिसर्च। और जब तक ये धान्य मिलेट्स में आप अच्छी टेस्ट तैयार नहीं करोगे, अच्छी रेसिपी तैयार नहीं करोगे, तब तक ये पॉपुलर नहीं होगा। दो प्रकार के लोग हैं, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए इसलिए प्रोटीन्स खाओ, व्यायाम करो, ये कहने वाला एक 1% क्लास है। जो गलत है, सही है, जो तुम कहो वो कैसा है, जिसको अच्छा लगता है वो खाता है, उसी होटल में जाता है। तो बाय यूजिंग दिस रॉ मटेरियल हाउ यू आर गोइंग टू मेक ए अप्रोप्रिएट गुड टेस्टी रेसिपी इज अ बेसिक प्रॉब्लम। सो नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, रिसर्च इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट ग्रास रूट लेवल द प्रैक्टिकल जो लोगों की अपेक्षा है, लोगों की टेस्ट है, उसके साथ उसको जुड़ना। वी नीड टू एस्टैब्लिश इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर एज फार एज द क्वालिटी इज कंसर्न। और क्वालिटी के साथ पैकेजिंग होना चाहिए। इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. न्यू बीकानेर स्वीट्स की ओर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर हमारे यहाँ स्वादिष्ट फैनी व मट्ठी उपलब्ध है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय आयोजित श्री अन्न महोत्सव तथा राज्य स्तरीय श्री अन्न प्रदर्शनी एवं कार्यशाला के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ श्री अन्न प्रदर्शनी देखी। इसके उपरांत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कृषि विभाग को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश मिलेट्स पूर्णोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत श्री अन्न महोत्सव के लिए बधाई दी। उन्होंने बताया कि अगले 3 दिनों तक यह महोत्सव लखनऊ में आयोजित होगा। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि कृषि और कृषि अनुसंधान में व्यापक परिवर्तन लाकर किसानों के जीवन में बदलाव लाया जाएगा। इस दिशा में यह श्री अन्न महोत्सव मील का पत्थर साबित होगा। मैं सबसे पहले कृषि विभाग को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत इस श्री अन्न महोत्सव के लिए हृदय से बधाई देता हूं।
अगले 3 दिनों तक श्री अन्न महोत्सव का कार्यक्रम जहां प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा, वहीं कृषि के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान की क्या अन्य गुंजाइश है, इसको लेकर के भी उपकार जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बोर्ड है उत्तर प्रदेश शासन का, पिछले 34 वर्षों में इस बोर्ड ने अलग अलग क्षेत्र में कुछ नया कुछ करने का प्रयास किया है। इसे भी अपने 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देते हुए एक साथ इन दोनों कार्यक्रमों को जोड़ करके आने वाले समय में एक दूसरे की उपलब्धियों के माध्यम से हम सब प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कृषि और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का हम माध्यम बनाएंगे। यह श्री अन्न महोत्सव इस दिशा से एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि देश के अंदर 6-7वें दशक तक, पिछली सदी के 6-7वें दशक तक बहुत अच्छी मात्रा में प्रदेश और देश के अंदर मोटे अनाज का उत्पादन होता था, और अगर आप कहें तो हमारे दैनिक जीवन का लगभग आधा अन्न श्री अन्न के रूप में होता था। आज से नहीं, प्राचीन काल से ही, वैदिक काल से ही श्री अन्न का महत्व रहा है। नाम अलग रहे होंगे, लेकिन इसकी उपयोगिता, और इसमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको आज भी हम जब कोई व्रत रखता है तो उस व्रत में केवल उसी श्री अन्न का ही सेवन उस दौरान वह व्यक्ति कर सकता है, शेष अन्य अन्न उस दौरान उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसकी महिमा का वर्णन हमारे वेद भी करते हैं। इसमें शोध करके इसमें बहुत कुछ हम आगे कर सकते थे। कैसे कम क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, कैसे ज्यादा लंबी फसल है तो उसको थोड़ा सा छोटा करके उत्पादकता को बढ़ाने में हम कैसे सहायक हो सकते हैं, फसल को तैयार होने में लगने वाला समय को कम करने में कैसे मदद की जा सकती है। ये बहुत सारी चीजें थी जिसमें आज नए शोध को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने एक पक्ष ये दिया कि आज कम से कम पिछले 3 वर्ष के अंदर, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग हर परिवार के यहाँ एक आइटम अब श्री अन्न का बनना प्रारंभ हो गया है, या उसके भोजन का एक पार्ट श्री अन्न बन चुका है। वो किसी न किसी रूप में उसको स्वीकार किया है। और दूसरी तरफ मैं भारत की और खासतौर पर प्रदेश की उन संस्थाओं का, बहनों का और माताओं का मैं हृदय से आभारी हूं जिन्होंने इसमें भी नई आइटम बनाना शुरू किया है। अभी हम देख रहे थे जो एग्जीबिशन बाहर लगी हुई है, मिलेट से बने हुए बिस्किट भी थे, नमकीन भी थे, और भी लड्डू भी थे, और भी तमाम चीजें उसमें बनी हुई। और मुझे लगता है कि वह अब इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है उसी को ध्यान में रख करके आज यहाँ पर बहुत सारे इस फील्ड में जो कार्य करने वाले संस्थान है, कृषक उत्पादक संगठन है, एफपीओज है, जिनको आज यहाँ पे सम्मानित किया गया। ऐसे 35 चयनित कृषक उत्पादक संगठनों ने उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेट के प्रमाणीकरण और उसके बीज उत्पादन और प्रोत्साहन के लिए कार्य किया है। इसके लिए उनको 4 लाख रुपए की सहायता यहाँ पर प्रदेश शासन की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं इन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। कृषि विज्ञान केंद्रों ने भी मिलेट प्रसंस्करण के लिए कुछ कार्य प्रारंभ किए हैं। कुछ ने बहुत अच्छे काम प्रारंभ किए हैं, कुछ को यहाँ पर नए तरीके से उन्हें उपकरण आदि के लिए भी सहायता दी जा रही है। 95 लाख रुपए प्रति कृषि विज्ञान केंद्र, 5 ऐसे कृषि विज्ञान केंद्रों को आज यहाँ पर इस सहायता प्रदान की गई है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र झांसी है, ललितपुर है, बांदा है, हमीरपुर है और गाजीपुर है। इन्हें 95 लाख रुपए प्रति कृषि विज्ञान केंद्र, यह उन्हें सहायता मिलेट के प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए यह सहायता यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के अंदर कुछ हमारे कृषक उत्पादक संगठन एफपीओज और केवीके कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अधिक से अधिक किसानों को इस दिशा में प्रशिक्षित करके प्रोत्साहन दिया है। उनको भी आज यहाँ पे सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाए गए हैं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण सिर्फ 2 महीने का नहीं बल्कि पूरे साल की समस्या है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदूषण को आप सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया और यही कारण है कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, यह बताने की जगह अब वह प्रतिदिन नई बातें सामने रख रहे हैं।
सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है और दिल्ली सरकार के पास इसे कम करने का कोई हल नहीं है। वहीं दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने पंजाब से आप सांसद राघव चड्ढा के ट्वीट का जिक्र करते हुए कहा कि वह ट्वीट कर जिन 6023 पराली जलाने के मामलों को पंजाब का बता रहे हैं, वह असल में 6 राज्यों का आंकड़ा है, जिसमें से 2704 अकेले पंजाब के हैं और 26 अक्टूबर को कुल 7136 पराली जलाने के मामले सामने आए थे, जिनमें से 3293 पराली जलाने के मामले पंजाब में दर्ज किए गए हैं। पिछले 3-4 प्रेस मीट में हमने बार बार एक विषय को उठाया और मैं आज इस बात को बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ कि दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण मात्र 2 महीनों का प्रदूषण नहीं है, ये पूरे साल की समस्या है। और आम आदमी पार्टी की सरकार को जिस गंभीरता से काम करना चाहिए था उन्होंने नहीं। आप उनकी गंभीरता इस बात से लगा सकते हैं कि डीपीसीसी को हर 2 महीने में एक मीटिंग कर, हमारे लगातार आवाज उठाने के बाद गोपाल राय ने 9 महीने के बाद मीटिंग बुलाई और उसके बाद भी अधिकारियों पे ठीकरा फोड़ा। जो काम आपको हर 2 महीने में करना चाहिए था आपने 9 महीने में क्यों? अगर आप लगातार उसके लिए प्रयास करते तो शायद कंक्रीट निकल के आ सकते। दिल्ली में लगातार प्रदूषण की समस्या बढ़ रही, हम रोज देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का जो आचरण है वो उनके मुख्यमंत्री की तरह कि सिर्फ घोषणाएं कीजिए, नए नए प्रतिबंध बताइए, हमारे पास क्या हल है उसका कोई जवाब नहीं। अब जो दस्तावेज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो थोड़े गंभीर है। कल आम आदमी पार्टी के एक सांसद ने और जो ट्वीट किया है उन्होंने 15 सितंबर का एक डाटा दिखाया, 15 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक, और बड़ी सफाई से एक झूठ बोला। उन्होंने कहा कि इस दौरान पंजाब में 6023 मामले पराली के आए, जिसमें से मात्र 2704 मामले पंजाब के हैं। तो आप देखिए हम उसको 50% से कम ले आए। ये सरकारी आंकड़ा है, मेरा नहीं। ये जो 6023 जो मामले बताए गए, ये 6 स्टेट्स के मामले, 6023 जिसका ट्वीट राघव चड्ढा ने किया है, वो 6023 जो मामले हैं वो 6 राज्यों के मामले। और उन्होंने बड़ी सफाई से ये कहा कि 6023 मामले थे, उसमें से पंजाब के 2704 है, तो 50% से कम ले आए। वो 6023 मामले 6 राज्यों के हैं, उसमें से अकेले पंजाब के 2704 है। आप परसेंटेज लगा, और ये तो उन्होंने 25 अक्टूबर तक का बताया। ये आंकड़ा कल का है, 26 अक्टूबर, इससे लेटेस्ट तो कुछ नहीं है। इसके हिसाब से कल में 7136 टोटल केसेस हुए हैं और इसमें से पंजाब के 3293 ये 26 अक्टूबर का डाटा। और आज जो नासा ने सैटेलाइट पिक्चर्स इश्यूज की हैं उसमें पंजाब सरकार की उदासीनता, आम आदमी पार्टी की विफलता और वहां जो पराली के मामले दिखाई दे रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। उनके हिसाब से कल के 1113 मामले पराली के आए, 1113, जिसमें से पंजाब के 589 मतलब 600 से 11 कम, तो वो 50% से भी अबव, 52% के आसपास। और हरियाणा का जो बार बार दोष मरते हैं अरविंद केजरीवाल, हरियाणा में कल मात्र 67 केसेस आए, सिर्फ 67, कहाँ 589, लगभग 600, और कहाँ 67। ये सरकारी आंकड़े। और हमारे मित्र श्रीमान हरीश खुराना ने एक आरटीआई लगाया, ये उस आरटीआई का जवाब जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जिस पराली का जो जिक्र करते हैं, बायोडिकम्पोजर जो बनाने का जो दावा करते हैं, जिस कैप्सूल का जो जिक्र करते हैं, 2020-21 में कैप्सूल को बनाने का खर्चा है 40,000। जरा नोट कीजिएगा, उस कैप्सूल को बनाने का खर्चा है 40,000। और जो फोटोशॉप किया पर्यावरण मंत्री ने, छिड़काव करने का खर्चा, वो खर्चा है 21,56,780 रुपए। ये अपने आप में अनोखी दवा है। दवा की कीमत तो है 40 रुपए, लेकिन लगाने की कीमत है 21,56,780 रुपए। और 2021-22 में भी उसी दवा पे कैप्सूल का खर्चा इन्होंने किया 2 लाख रुपए, और उसको छिड़कने का खर्चा 43,95,757 रुपए। 2 लाख की दवाई है, खर्चा है 43,95,757 रुपए। ये तो कैप्सूल बनाने की कीमत और छिड़काव करने की कीमत। इसको प्रचार प्रसार उस पे खर्च किए 15,80,36,828 रुपए। ये वो आरटीआई का जवाब भी इन्होंने दिया। तो आप बताइए कि दिल्ली से पोल्यूशन गायब कैसे होगा अगर इस पैसे को लेकर गंभीरता दिखाई हो। आप दोस्त तो मरते हैं कि हमने स्टडी पे हमारी फाइल रोक दी गई। जब आप पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, ये एक उदाहरण, 23 करोड़ का वो स्मोक टावर, वो दूसरा उदाहरण, और उसके बाद आप अपेक्षा करते हैं कि आपको और भ्रष्टाचार करने के लिए आपको छूट दे दी जाए। आपने पोल्यूशन रोकने के लिए, प्रदूषण रोकने के लिए, पराली को रोकने के लिए एक भी ठोस उपाय पिछले 9 साल में नहीं। तो मैं बार बार आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ, प्रदूषण के लिए आपको गंभीरता से उपाय करने की जरूरत, जो पिछले 9 साल में नहीं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।